जब मैं 10 साल का था, मेरे पापा अचानक चले गए। तभी लॉयर ने मुझसे पूछा, क्या मैं अपनी माँ के साथ जाना चाहता हूँ या पापा के छोड़े हुए 2 करोड़ रुपए लेना चाहता हूँ। पिछले जन्म में मैं रोते हुए मामा चिल्लाता रहा और उसने पापा की सारी दौलत लेकर सीधा पड़ोसी जाओ अंकल से शादी कर ली। मैं उनकी नज़र में बोझ बन गया और अंत में मैं काम के बोझ ताले मर गया, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, सिर्फ 28 साल की उम्र में। जब मैंने अपनी वो जिंदगी याद की तो समझा मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। और अब वही मोड़ फिर आई है। सामने खड़ी वो औरत आंसू बहा रही है। बाबा निंग, तुम चले गए, अब मुझे और मेरे बच्चे को कौन देखेगा। वो रोने का नाटक कर रही थी, पूरा बदन हिला जैसे अभी गिर जाएगी। अगर पास वाले पकड़ ना लेते तो वहीं ढेर हो जाती। पिछले जन्म में मैं इसी नाटक में आ गया था। मुझे लगा वो सच्ची टूट गई है। मुझे लगा उसके बिना वो जी नहीं सकती। तो मैं दौड़ के उसके पांव पकड़ लेता था, रोते हुए। और फिर उसने पापा की जान से कमाई हुई दौलत लेकर 3 महीने के अंदर ही खुशी खुशी जाओ क्यांग से शादी कर ली। वही जाओ क्यांग जो अपने आप को हमारा ख्याल रखने वाला कहता था। पापा की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि वो मर्द हमारे घर में आ गया, पापा के बिस्तर पर सो गया और मैं उनकी नजर में अटका, अनमाना बोझ बन गया। झो क्वांग का एक बेटा था, मुझसे 2 साल बड़ा। वो मेरी आंख में कांटा था। मां ने उसे खुश करने के लिए मुझे मारा, डांटा, रोने तक नहीं दिया। पापा की छोड़ी हुई दौलत उनके ऐश का जरिया बन गई। मेरे लिए तो स्कूल की फीस भी नसीब नहीं थी। कबाड़ बेच के फीस जुटाता था। हाई स्कूल भी पूरा नहीं हुआ, घर से निकल दिया गया। लड़कों को जल्दी आजाद हो जाना चाहिए, यही सुन के बड़ा हुआ। कंस्ट्रक्शन साइट पर 10 साल तक ईंट उठाता रहा और एक दिन थकान से गिर गया, गरम सरिये के ढेरों पर। फिर कभी उठना नसीब नहीं हुआ। अब मैं वापस आ गया हूं। लीलान मुझे बाह में लिए रोटा है। छोटे बेटे डर मत, मां अब तुम्हारा ख्याल रखेगी। आंसू और नाक सब मुझ पर पोंछ दिया उसने। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ छुपा था, एक बेचैनी, एक लल्लच जो सीधा दिखा नहीं देता था। इस बार मैं पिछले जन्म की तरह रोना धोना नहीं किया, बस शांत रह के उसका तमाशा देखता रहा। तभी पापा के पुराने दोस्त आ गया है, उनके वकील भी, झो चाचा। उन्होंने गहरी सांस ली, मेरा कंधा थपथपाया और अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला। लीलान शाओई, ये निंग भाई की वसीयत है। उनकी आवाज भारी थी। निंग भाई ने सब सोच के रखा था। उनके पास 2 करोड़ की जायदाद है जो नोटराइज्ड हो चुकी है। अब 2 रास्ते हैं। पहला, शाओई का यह पैसा तेरे पास रहेगा, परवरिश के लिए, जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। दूसरा, अगर शाओई तुझे यह पैसा नहीं देना चाहता तो यह ट्रस्ट फंड में जाएगा, मेरी निगरानी में। सिर्फ शाओई का हक होगा इसमें, तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। कमरा जैसे ठहर गया, सबकी नजर मुझ पर, एक 10 साल के बच्चे पर। लीलान की सांस अचानक तेज हो गई, उसकी आंखें चमक उठी। वो वासियत के कागज को ऐसे घूर रहा था जैसे उससे निगल जाएगा। फिर झटके से उसका चेहरा बदला, दर्द का नाटक वापस आ गया। उसने मुझे अपनी बांह में कसस के पकड़ लिया। जो साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा ही मेरी जान है, मैं अपने शाओई को कैसे छोड़ सकती हूं? ये कहते कहते धीरे से उसने मेरी बांह चुटकी काटी, कान में फिसफसाया, सुभान संभल के, कुछ बोला तो मार दूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मेरा पैसा है। पिछले जन्म में ये सुनते ही मैं कांप जाता था। मां के बिना नहीं रह सकता, ये सुन के पिघल जाता था। लेकिन अब सिर्फ घिन आती है। उसके हाथ कांप रहे थे, दर्द से नहीं, एक्साइटमेंट से, घबराहट से। 2 करोड़, उस औरत ने ऐसी रकम कभी सपने में भी नहीं देखी थी। वो पहले से सोचने लगी होगी, पैसा मिलेगा तो जाओ क्यांग के साथ कैसी जिंदगी होगी। मैं धीरे धीरे उसकी भौं से निकल आया। उससे चक्कर देकर आजाद होते ही मैंने सर उठाया और सीधा जॉर्ज चाचा की हैरान आंखों में देखा। एक एक लफ्ज साफ और ठहार के बोला, चाचा, मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा। मुझे वो 2 करोड़ चाहिए। पूरा घर पल भर के लिए मैयत बन गया। आहत भी रुक गई। लगता था सब पर पॉज लगा दिया किसी ने। लीलान का चेहरा, जो 1 सेकंड पहले दर्द से भरा था, अकाट दिया, फिर धीरे धीरे टूटने लगा और अंत में एक डरावाना, यकीन ना होने वाला चेहरा निकला। नहीं, उसकी आवाज चीख बन गई, कानों को छिलने जैसी। मैंने फिर वही बात सेम टोन में दोहराई, हल्की आवाज, लेकिन हर लफ्ज कांते जैसा। मैं तुम्हें नहीं चाहता, मुझे पैसा चाहिए। तू पागल हो गया? तू मेरा बेटा है, मैं तेरी असली मां हूं। लीलान काबू खोने लगी, झपट पड़ी, हाथ उठाया मुझे मारने के लिए, लेकिन उसका हाथ रोक लिया गया। किसी मजबूत हाथ ने थाम लिया उसकी कलाई। वो जो लॉयर ही थे। जो लॉयर का चेहरा लाल पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, लीलान, शांत हो जाओ, ये निंग भाई का घर है।
उनकी अंतिम विदाई का अपना फैसला है। एक बच्चा क्या जाने, जरूर तुमने सिखाया होगा उसे। जो लॉयर ने घिन से उसका हाथ झटका दिया। मैं दोबारा कह रहा हूं, यह निंग भाई की वसीयत है और कानूनान पूरी तरह वैलिड है। श्याओई ने अपना फैसला कर लिया है। अब से तुम उसके गार्डियन नहीं रहो, अभी से। ली लान के होश उड़ गए। वो मुझे ऐसी नजर से देख रहा था, जहर भरी, नफरत भरी, जैसे मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। शायद वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका हमेशा दरा सहमा, सीधा साधा बेटा अचानक इतना अनजाना और ठंडा कैसे हो गया। मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं जॉ चाचा के पास गया, उनकी बनियान का कोना थामा और धीरे से पूछा, चाचा, क्या पापा को पहले से पता था? जॉ चाचा का बदन एक झटका खाया। वो नीचे झुके, सीधा मेरी आंखों में देखा और फिर गहरी तिस के साथ सर हिलाया। तेरे पापा बहुत समझदार इंसान थे चाओई। वो सच में बहुत प्यार करते थे तुझसे। बस इतना सुनने से मेरी आंखें भर आई। हाँ, पापा इतने जहन वाले इंसान थे। ली लान की फितरत उनसे कब छुप सकती थी? लेकिन उन्होंने एक पूरे घर की खातिर सब सहा, चुप रहे। और जब पता चला कि बीमारी लालाज है, तब अपना सारा ख्याल मुझ पर करके गए, मेरा रास्ता साफ किया। पिछले जन्म में मैंने अपने हाथों से पापा की आखिरी मोहब्बत को बर्बाद कर दिया था। इस जन्म में मैं गलती नहीं करूंगा। मैंने वो 2 करोड़ चूना। ली लान को रिश्तेदार खींच के ले गए। जाते जाते उसने जो नजर मुझ पर डाली, वो जहर भरी नजर, मैंने उसे दिल में बैठ गई। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस पल मैंने अपना फैसला किया, उसी पल से मां बेटे का रिश्ता खत्म हो गया। अब सिर्फ एक चीज बची थी, नफरत। जॉ लॉयर मेरे गार्डियन बन गए। वो सीधे और भरोसेमंद इंसान थे। पापा का काम निपटा के वो मुझे अपने घर ले आए। एक दिन उन्होंने मुझे एक लंबी इन्वेस्टमेंट लिस्ट दिखाई, वो सारे प्रोजेक्ट्स जो पापा ने उनके साथ मिलकर सोचे थे। मैंने सीधा आखिरी पेज पालती। चाचा, बाकी सब बेच दो। जॉ चाचा हैरान रह गए। चाओई, ये तो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। तेरे पापा ने सोच समझ के चुने थे, बिल्कुल सॉलिड हैं। मैंने सर हिलाया। बहुत स्लो है, ये करो। मैंने उंगली रखी लिस्ट पर, कुछ ऐसे नाम जिन्हें कोई जानता भी नहीं था। सारा पैसा इन्हीं में लगाओ। जो चाचा की तिजोरी चढ़ गई। पेंगुइन, अली बाबा, ये कौन सी कंपनीज हैं? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। शाओई, इन्वेस्टमेंट कोई खेल नहीं है। चाचा, क्या आप पापा पर भरोसा करते थे? वो रुके, फिर बोले, हां, बिल्कुल। तो इस बार मुझ पर करो। पापा ने सपने में आके बताया है। हाँ, बहाना थोड़ा कच्चा था, लेकिन क्या करता, कुछ तो कहना था। जॉ चाचा ने मेरी आंखों में देखा। वो आंखें 10 साल के बच्चे जैसी नहीं लगती थी, और ना जाने क्यों उन्होंने सिर हिला दिया। उन्हें नहीं पता था, जिन नामों पर मैंने उंगली रखी थी, वो अगली 10 सालों में पूरी दुनिया बदल देंगे। सबसे बड़े कमर्शियल एम्पायर्स बन जाएंगे। और मैं उनका सबसे गहरी पर्दा में छुपा शेयर होल्डर बन जाऊंगा। ये सब सेट करने के बाद मैंने चैन की सांस ली और अपने लिए एक नया मकसद रख दिया, आराम, बस आराम। पिछली जिंदगी में थक थक के मरा था, इस बार सुकून से जीऊंगा। मैंने जॉ चाचा से कहा, सबसे अच्छी प्राइवेट स्कूल ढूंढो। पढ़ाई के लिए नहीं, वहां का माहौल अच्छा था, खाना अच्छा बनता था। जिम जाने लगा, 6 पैक और वी लाइन के लिए। कपड़े अच्छे लगने चाहिए। चाइनीज कुजीन के आर्ट स्टाइल सीखने लगे। अपनी शराब खुद बनाने लगा। शेफ नहीं बनना था, बस अपनी जुबान का शौक पूरा करना था। सारे झंझट जॉ चाचा पर छोड़ दिए। फिर उनकी मदद से एक पूरी प्रोफेशनल टीम बनाई। अस टीम का हेड था लाओ वू, वॉल स्ट्रीट का बंदा। 3 गुना तनख्वाह देकर अपनी तरफ खींच लिया। मेरी सिर्फ एक शर्त थी, मुझे परेशान मत करना। जो हो खुद संभालो। नहीं हो सके तो कंपनी डुबा दो, मुझे मत बुलाओ। लाओ वू ने मुझे तब ऐसी नजर से देखा जैसे कोई दौलत में डूबा बेवकूफ जमींदार का बेटा देखा हो। फिर भी उसने मेरा हुक्म माना और मेरे लाइफ का रूटीन कुछ ऐसा बन गया। बॉस, पेंगुइन का स्टॉक फिर 3 गुना हो गया, 500 करोड़ का फायदा हुआ। अच्छा, मुझे मत रोक दो, मैं बुद्ध जंप ओवर द वॉल रेसिपी ढूंढ रहा हूं। बॉस, अली बाबा आईपीओ आने वाला है, हमारे ओरिजिनल शेयर्स की वैल्यू 1000 करोड़ से ऊपर जाएगी। ठीक है, जरा देखो तो मेरी नई बैच की हुआंगजियो कैसी बनी है। बॉस, आपने जो जमीन खरीदी थी, सरकार ने उसे नया कमर्शियल हब डिक्लेयर कर दिया। वो मुझसे सीढ़ी सामने बैठ गई, पांव एक दूसरे पर रखे, नजर मुझ पर ऐसे घुमी जैसे कोई स्कैनर हो, बिना छुपाए भरी हुई तकब्बुर के साथ। मैं अभी जिम से आया था, लूज ट्रैक सूट, बाल थोड़े गिले। मैंने आराम से सोफे पर तकिया लगाया और एक सेब उठा के खाने लगा। वो थोड़ी नाराज हुआ। सुना है तुमने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ी? हाँ, पढ़ाई बहुत थकान देती है। तो अब क्या करते हो? जिम, खाना बनाता हूँ, शराब बनाता हूँ और सोचता रहता हूँ और ज्यादा आराम से कैसे जीऊं। श्याओ वैंकिंग के होंठों पर एक ठंडी हंसी आई। मतलब एक बेकार नवाब हो सकता है,
मैंने कंधे उचा के कहा। वो ठंडी हंसी फिर आई, इस बार ज्यादा नफरत के साथ। निंगी, सीधी बात करते हैं। ये शादी दादों का मजाक था, इससे सीरियस लेने की जरूरत नहीं। मेरा शौहर वो होगा जो मेरे बराबर खड़ा हो सके, कोई बेकार टाइम पास करने वाला नहीं। तो मैंने दिलचस्पी से पूछा। तो मैं चाहती हूं तुम खुद जाके मेरे दादा से कहो कि यह रिश्ता खत्म करो। बैडली में मैं तुम्हें पैसा दे सकती हूं, या हमारे कंपनी में एक आसान सी जॉब। मैं हंसा, अंदर अंदर। पैसा देने की बात कर रही थी, जॉब की बात कर रही थी। उससे पता नहीं था उसकी पूरी श्याओ ग्रुप कंपनी मेरी दौलत के आगे एक छोटी सी रकम भी नहीं थी। मुझे उसकी वो तकब्बुर भरी सूरत देख के मजा आया। पिछली जिंदगी में मुझे उससे एक बार देखने का भी हक नहीं था, और इस बार वो मेरे सामने बैठ के मुझे कॉम्पनसेशन दे रही थी। मैंने मुंह पोंछा, मुस्कुरा के बोला, ठीक है। वो थोड़ी रुकी, शायद इतनी जल्दी हां की उम्मीद नहीं थी। क्या चाहिए तुझे, पैसा या जॉब? न पैसा न जॉब। मैं सोफे से उठा, सीधा उसके पास गया, झुका और उसके कान के पास धीरे से बोला, सिर्फ इतना कि सिर्फ वो सुन सके। मैं चाहता हूं तुम खुद अपने दादा के पास जाओ और उन्हें कहो कि तुम मेरी निनगी की बराबरी नहीं कर सकती। श्याओ वैंकिंग की आंखें एक पल के लिए फैल गईं। जिंदगी में पहली बार शायद किसी ने इतनी ढिठाई से बात की थी। उसने मुझे धक्का दिया, खड़ी हो गई, चेहरा गुस्से से लाल था। निंगी, तुम हद पार कर रहे हो। हद अपनी होती है, दूसरे नहीं देते। मैं वापस सोफे पर आ गया, पैर पे पैर रखा। श्याओ जी, पहले तुमने मुझे बेइज्जत किया या मैंने तुम्हें? वो मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। तुम जैसों को सिर्फ अच्छी किस्मत से पैदा होना आता है, कुछ काम नहीं करते, बस खाते पीते रहो। जीते की बात करें तो कीड़े से क्या फर्क है? फर्क ये है कि मुझे अच्छा लगता है। मैंने हाथ फैलाया। मेरी जिंदगी मेरा फैसला, किसी प्रिसाइज मशीन की तरह नहीं जीता जहां हर इमोशन का हिसाब लगाओ। वो रुक गई, चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया, मुट्ठी बंद कर ली, फिर बोली, हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। ये रिश्ता मैं खत्म कराऊंगी, आज के बाद कोई वास्ता नहीं। और वो पलट, बिना मुड़ा, सर उठा के, जैसे हारी हुई मगर झुकने से इनकार करती एक शान भरी हंस, और निकल गई। जो चाचा स्टडी रूम से निकले, चेहरे पर चिंता। श्याओ ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? श्याओ फैमिली का दिल्ली में बहुत असर है। चाचा चिंता मत करो, वो खुद गई है रिश्ता तोड़ने, मैंने नहीं भेजा। और जो इंसान अपनी खुद की शादी का फैसला नहीं कर सकता, वो कितना बड़ा क्या होगा? मैंने वो डायरेक्शन देखा जहां से वो गई थी। आंखों में कोई लहरान नहीं थी। पिछली जिंदगी में वो मेरे लिए आसमान का चांद थी, मैं देखने के भी लायक नहीं था। इस बार वो मुझे एक कायद में फंसा हुआ बेचारा इंसान लगती थी। मुझे इंतजार था, जब उससे पता चलेगा सच तो उसका चेहरा कैसा होगा। वो जरूर दिलचस्प होगा। शादी का यह झांझट जल्दी खत्म हो गया। शाओ वानचिंग ने जो कहा किया। कुछ दिनों में शाओ फैमिली ने बाकायदा शादी का रिश्ता टूट गया। मुझे सुकून मिला, अपनी आरामदेह जिंदगी वापस शुरू। लाओ हु का फोन रोज सही वक्त पर आता। आज इतने करोड़ कमाए, कल इतने। मेरी दौलत इतनी हो गई थी कि मैं खुद हिसाब लगाने की जरूरत नहीं समझता था। फिर भी मैं रोज वही सस्ता सा ट्रैक सूट पहनता, एक सादी सी गाड़ी चलाता, जिम और सब्जी मंडी के बीच आता जाता रहता। फिर एक दिन एक बंद होने की कगार पर खड़ी मिठाई की दुकान ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो दुकान पुराने शहर की एक तंग गली के अंदर थी। छोटी सी जगह, पुराने जमाने का सजावट। वहां इंडियन स्टाइल की वो मिठाइयां मिलती थीं जो अब लगभग कोई नहीं बनाता। दरवाजे के बाहर एक हाथ से लिखा लकड़ी का बोर्ड था, आज का खास, गुई हुआ तंग जैन ली फैन गाओ। ये मिठाई मेरे पापा की सबसे पसंदीदा थी, वो खुद बनाते थे मुझके लिए। मैं अंदर चला गया, घंटी बजी। एक लड़की पिछले किचन से निकली, हल्की नीली कमीज में, लंबे बाल, सादा चेहरा, कोई मेकअप नहीं, आंखें थोड़ी हैरान, जैसे मैंने उसे सोते से जगाया हो। उसे देखते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुका। अजीब सा एहसास था। वो श्याओ वानचिंग जैसी खूबसूरत नहीं थी, वो खूबसूरती जो आंखों पर वार करती है। ये तो जैसे एक साफ पानी का चश्मा, शुद्ध, शांत। देखते ही दिल को सुकून मिला। क्या अभी भी गुईवाली फैनगांव मिलेगा? मेरी आवाज थोड़ी अनजानी सी थी खुद मुझे। लड़की एक पल के लिए रुकी, फिर एक प्यारी सी मुस्कान आई उसके चेहरे पर, जैसे हवा ने तालाब की सतह पर एक लहर छेड़ दी। हाँ है, आप बैठिए, मैं लाती हूं। उसकी आवाज भी मीठी थी, नर्म, गीली मिट्टी जैसी। मैंने खिड़की के पास जगह ली। वो एक छोटी सी थाली लाई, फूलों जैसी आकार में बनी मिठाई, ऊपर क्रिस्टल जैसी गुई हुआ कैंडी की सजावट और मीठी खुशबू। मैंने एक टुकड़ा उठाया, मुंह में रखा। यही था, एकदम वही स्वाद, पापा के हाथों जैसी मिठाई। दिल के किसी कोने में कुछ भर गया।
आंखें गीली होने लगी। कैसी लगी? लड़की सामने बैठ गई, थोड़ी झुकी, हाथ थोड़ी में रखे, आंखों में उम्मीद। एकदम वही स्वाद है, मेरे पापा बनाते थे। उसकी आंखें चमक उठी। सच में? ये रेसिपी मेरी दादी ने सिखाई थी। अब बहुत कम लोग बनाते हैं ये। आपकी दादी जरूर बहुत काबिल रही होंगी। उसने छोटी सी गर्दन उठा के फर्क से कहा। हाँ, मैं हूं शैन यूचू, ये दुकान मेरी है। और आप? मैं हूं निंग यी। हम ऐसे बातें करने लगे जैसे पुराने दोस्त हों। पता चला उसका खानदान एक पुराने जमाने के रॉयल शेफ का था। वो बचपन से इन पुरानी रेसिपीज के साथ पली बड़ी थी। बड़ी कंपनी में 9 से 5 की नौकरी उसे पसंद नहीं थी, तो खुद ये छोटी सी दुकान खोली, सिर्फ ताकि ये स्वाद जिंदा रहे। सोचने का ढंग हैरान कर देने वाला था। बिल्कुल मेरी तरह। हम दोनों को धीमी जिंदगी पसंद थी। हम दोनों पुरानी चीजों से मोहब्बत करते थे, एक जिद की हद तक। वो दोपहर में वहां बैठे बैठे बातें करता रहा। धूप पर्दम से होकर उसके ऊपर पड़ती थी और वो एक सुनहरी रोशनी में नहाई लगती थी। जब वो बोलती थी तो उसकी आंखें चमकती थी। जब वो मुस्कुराती थी तो बिल्कुल अनजाने में दिल के किसी पत्थर को पिघला देती थी। मैंने महसूस किया, ये दिल जो 2 जिंदगियों की थकान से सख्त हो गया था, वो फिर से नरम पड़ने लगा। उस दिन के बाद शैन यूचू की मिठाई की दुकान मेरी पनागा बन गई। रोज जाता बिना नागा। कभी उसकी नई बनाई मिठाई खाता, कभी उसकी हाथ की चाय पीता, और कभी बस वहां बैठ के उसे काम करते देखता। वो अकेली सब करती थी। सामग्री तैयार करना, मिठाई बनाना, ग्राहक संभालना, सफाई, सब खुद। फिर भी कभी शिकवा नहीं। हमेशा एक संतुष्टि भरी मुस्कान। मैंने मदद करना शुरू किया। पहले बर्तन धोता, फिर सब्जी साफ करता। फिर एक दिन उसने मुझे अपनी किचन में भी आने दिया। किचन छोटी थी लेकिन एकदम सजाई हुई, हर चीज अपनी जगह। जब वो काम करती थी, पूरी तरह खोई रहती थी, जैसे कोई सच्चा कलाकार अपनी कला में। एक दिन मैंने एक भारी आटे का बोरा उठाया। मैं जिम से सीधा आया था, सिर्फ एक टाइट स्लीवलेस टॉप था। जब मैंने जोर लगाया तो मसल्स टाइटेंड हो गई। शैन यूचू पीछे खड़ी देख रही थी। उसके गाल थोड़े गुलाबी हो गए। निंगी, तुम्हारा फिगर सच में बहुत अच्छा है। मैंने बोरा रखा, पलटी और थोड़ा शदीद अंदाज में सीना ताके बोला, हाथ लगाना चाहोगी? मुझे लगा वो शर्मा के भाग जाएगी, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया। उंगली की नोक ठंडी थी, थोड़ी सी ग्लूटिनस राइस की मीठी खुशबू। उसने धीरे से मेरी एब्स पर टच किया, जैसे कोई नया अजायब घर खोजा हो। आंखें फैली हुई, बिल्कुल अजीब सच्ची हैरानी। मेरा पूरा बदन एक पल के लिए टाइट हो गया। सर से पांव तक एक गर्म लहर। 2 जन्मों में पहली बार किसी लड़की ने इतनी सीधी बात की। उसकी वो मासूम सच्ची क्यूरियोसिटी देख के मैं हंसा भी और परेशान भी हुआ। मैंने उस नटखट हाथ को पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत नराम था, जैसे हड्डी ही नहीं। मैं झुका, उसके कान के पास धीरे से। उसका चेहरा एकदम से उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया, एकदम पक्के हुए सेब जैसा। उसने झटपट हाथ खींचा और सीधा किचन से भाग गई। मैं उसकी वो भागती हुई पीठ देख के हंस पड़ा। ये लड़की सच में बहुत प्यारी थी। हमारे बीच का रिश्ता रोज थोड़ा थोड़ा गहरा होता गया। बातें करने को कितनी चीजें थी। खाना, शराब, कुंजू ओपेरा, एंशिएंट गुकीन म्यूजिक। वो जितनी ज्यादा जानी, उतना ही एहसास हुआ, ये लड़की एक खजाना है। हर बार कुछ नया निकलता। वो गुजेन बजाती थी, इंक पेंटिंग करती थी, खुद अपने हाथों से ट्रेडिशनल रोज बनाती थी। वो लगती थी जैसे पुराने जमाने से सीधा आ गई हो। पूरे बदन में एक क्लासिकल महक थी। उसके साथ वक्त गुजरना ऐसा था जैसे पूरी दुनिया धीमी हो जाती। शांत, सुंदर। मेरा वो दिल जो सिर्फ आराम चाहता था, उसमें भी एक छोटी सी लहर उठने लगी। मैं रोज उससे मिलने की राह देखने लगा। उसकी मुस्कान देखने का इंतजार, उससे छेड़ने का इंतजार, उसकी वो छोटी अनजानी हरकतें देखने का इंतजार। सोचने लगा, अगर ये लड़की रोज मेरे पास हो तो बुरा नहीं होगा। मैंने उसकी दुकान का एक खास नाम रख दिया, मेरी रॉयल किचन। उसने मुझे एक छेड़ का नाम दिया, आराम करने वाला बड़ा जमींदार। कहती थी, रोज आते हो, बेकर बैठे रहते हो और मेरी सबसे अच्छी मिठाई खा जाते हो। किराया देने वाले जमींदार हो तुम। मैं जानता था हमारे बीच बस एक पतली सी दीवार थी, और वो दीवार टूट गई एक हादसे में। एक दिन एक अमीर बाप का बिगड़ता हुआ बेटा स्पोर्ट्स कार में आया। शैन यूचू को देखा, आंख लड़ गई उसकी। उल्टे सीधे बातें करने लगा। कहा, पूरी दुकान बुक करता हूं, तुम बस मेरे साथ चलो। शैन यूचू ने साफ मना कर दिया। वो लड़का गुस्से में आ गया, दुकान में तोड़फोड़ मचा दी, काफी चीजें टूट गईं। मैं पीछे किचन में था, नया रेसिपी देख रहा था। शौर सुन के सीधा बाहर आया, दुकान का हाल देखा। शैन यूचू का चेहरा बिल्कुल सफेद, डरा हुआ। एक आग सी भड़क उठी मेरे अंदर। 2 जन्मों में इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। मैं शैन यूचू के आगे खड़ा हो गया, उस लड़के को ठंडा देखा।
निकाल। अबे तू कौन होता बीच में आने वाला? उसने मेरी नाक की तरफ उंगली की। मैंने जवाब नहीं दिया, सीधा फोन निकाला, लाओ वू को लगाया। लाओ वू, एक गाड़ी का नंबर ढूंढो, 5 मिनट में इसको और इसकी कंपनी को दिल्ली से खत्म करो। वो लड़का पहले रुका, फिर जोर से हंसा। फिल्म छोड़ के आ गए हो? 5 मिनट में मेरी कंपनी खत्म? जानता है मेरा बाप कौन है? मैं चुप रहा, बस देखा, जैसे कोई मर चुका हो और उसे अभी पता नहीं। 3 मिनट भी नहीं हुए, उसका फोन बजा। उसने उठाया, चेहरा एक पल में सफेद हो गया। क्या? क्या बोला तूने? निंग ही? मैं पलटी, शैन यूचू के पास आया। उसके चेहरे पर आंसू थे। धीरे से पूछा, डर मत, मैं हूं। और बिना सोचे झुक गया। उसके ठंडे नाराम होंठों को छू लिया। गुई हुआ कैंडी की हल्की मीठी खुशबू थी। पहले वो बिल्कुल रुक गई, जैसे एक डरा हुआ हिरन। फिर धीरे धीरे ढीली पड़ी और थोड़ी सी अनजाने में जवाब देने लगी। वो किस बहुत हल्की थी, बहुत सहज, लेकिन दिल पर बिजली सी लगी। मैंने काफी देर बाद छोड़ा उससे। वो नीचे देख रही थी। चेहरा इतना लाल था जैसे खून आ जाए। शैन यूचू। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया, सीधा आंख में देखा। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो होंठ दबाने लगी। लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह कांपती रहीं। काफी देर बाद मच्छर की सी आवाज में, हाँ। मैं हंसी की तरह मुस्कुराया, बिल्कुल बेवकूफ की तरह। उससे अपनी बाहों में खींच लिया। लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे हाथ में आ गई। 2 जन्मों में पहली बार समझा दिल धड़कना क्या होता है, खुशी क्या होती है। वो मेरी बाह में दबी बोली, तुम पहले बहुत डरा दिए थे मुझे। कैसे? एक फोन पे कंपनी खत्म कर दी। निंगी, तुम आखिर हो कौन? मैंने उसकी साफ मासूम आंखें देखी। अब छुपाना ठीक नहीं था। मैंने कहा था ना, आराम करने वाला बड़ा जमींदार हूं। मैंने उसकी नाक पर उंगली फिराई। बस जमीन थोड़ी ज्यादा है मेरी। फिर मैंने अपनी कहानी सुनाई, थोड़ी छनके हुई। रीइंकारनेशन वाली बात नहीं बताई, बस इतना, पापा ने एक बड़ी रकम छोड़ी थी, उसी से इन्वेस्टमेंट की, थोड़ा कमाया। शैन यूचू ने पूरी बात सुनी, फिर पूछा, कितना थोड़ा? इतना जो एक कंपनी 5 मिनट में खत्म हो जाए? मैंने सोचा, फिर एक ऐसा हिसाब लगाया जो उसकी समझ में आए। हम्म, इतना कि तेरी ये दुकान कुछ हजार जैसी और खरीद सकता हूं मैं। शैन यूचू ने गहरी सांस ली, उंगलियों पर कुछ गिनिया, फिर एकदम हैरान नजर से मुझे देखा। तुम तुम करोड़पति हो? मैंने सर हिलाया। वो चुप हो गई। मुझे थोड़ा डर लगा, कहीं इतनी बड़ी दौलत की खाई उन्हें दूर न कर दे। लेकिन वो काफी देर चुप रहने के बाद एकदम सीरियस चेहरा बना के मेरी तरफ देखी। निंगी, ध्यान से सुनो। अब से तेरा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा। मैं एक पल के लिए रुका, फिर जोर से हंस पड़ा। उसे उठाया, घूमने लगा, कई चक्कर। वो चक्कर खाते खाते मेरी गर्दन पकड़ के छोटी सी चीख मारने लगी। ठीक है, सब सुनता हूं मैं, मेरी रॉयल किचन की मलकिन। उसकी हंसी में मैं जानता था, मैंने सही इंसान चुना था। मुझे शैन योचू से मोहब्बत थी, उस इंसान से, उसकी दौलत या शोहरत से नहीं। शैन योचू के साथ जिंदगी रंग बिरंगी हो गई। हम साथ नए डेजर्ट्स बनाते, नई शराब। वो मुझे सुबह सुबह सब्जी मंडी ले जाती, एक पैसा के लिए दुकानदार से इतना झगड़ती कि चेहरा लाल हो जाता। और मैं उससे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स ले जाता, दुनिया भर का खाना चखने। वो मेरी एब्स को हाथ लगाना पसंद करती थी, कहती, फील अच्छा है जैसे धोने का पत्थर। मैं उसकी गर्दन का कर्व देखना पसंद करता था, जब वो झपझलाती थी तो लाल हो जाती थी। हम एक दूसरे में खोए रहते, जैसे सारे आशिक रहते हैं। लाओ वो कहता था, मैं रोज उनके प्यार की मिठाइयों से भर के मर रहा हूं। बॉस, यूनियो ग्रुप का एक्विजिशन केस है, साइन चाहिए। रख दो वहां, पहले यूचू के लिए आइस शुगर पियर बनाता हूं। बॉस, यूरोप के रॉयल फैमिली का डिनर इनविटेशन आया है। कितनी बार पलती है किस्मत। वहीं श्याओ वानचिंग, जो कभी मेरे सामने नाक चढ़ा के बोली थी, तुम मेरे लायक नहीं हो, आज उसी से इन्वेस्टमेंट मांगने आई थी। मैंने मुस्कुराया, ठीक है, कह दो, मिलना है तो सीधा आए, मेरी रॉयल किचन में। लाओ वू ने पूछा, रॉयल किचन मतलब? योचू की दुकान, और प्रपोजल साथ लाएं, मैं उनकी नीयत देखूंगा। मुझे सच्ची दिलचस्पी थी, जब श्याओ वानचिंग देखेगी मुझे और शैन यूचू को साथ, तो उसका चेहरा कैसा होगा। जिस वक्त श्याओ वानचिंग आई, मैं पीछे किचन में था। शैन यूचू के लिए उसका सबसे पसंदीदा डिश बना रहा था, क्रैब रो एक्सिया लॉन्गबाओ। मैंने व्हाइट शेफ कोट पहनी थी, एप्रन बांधा, हाथों पर आता। और शैन यूचू, वो मेरी कमर के पीछे से चिपकी थी, थोड़ी सी, थोड़ी का मेरा कंधे पर। एक हाथ से ताजा स्टीम्ड क्रैब रो चुरा रही थी और दूसरे हाथ से मुझे डायरेक्शन दे रही थी। ये फोल्ड ठीक नहीं है, दोबारा करो।
अरे ये तो बाहर आ गई। ये ठीक है, मैनेजर साहिबा की तरफ से पास। मैं उसे शरारतें करने देता रहा। बीच बीच में पलट के उसके गाल चूम लेता। किचन में खुशबू थी और हमारे बीच मीठी हवा। तभी दरवाजा खुला। श्याओ वानचिंग आज काली प्रोफेशनल सूट में थी। बाल वैसे ही, एक भी इधर उधर नहीं। लेकिन आज चेहरे पर थकान थी, गहरी, और कुछ एंग्जाइटी। फिर भी वो अपना आइस क्वीन वाला चेहरा संभालने की कोशिश कर रही थी। जब उसने अंदर का मंजर देखा, वो एकदम रुक गई। शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो रहस्यमय यिफान शुनफेंग का शैडोई बॉस वही इंसान है जिसे उसने कभी बेकार कुछ नहीं करता कहके उड़ाया था। और वो बेकार इंसान अभी एप्रन पहन के एक छोटी सी मिठाई की दुकान में एक लड़की के लिए हाथ से खाना बना रहा है। और वो लड़की उससे अपनी टेरिटरी समझ के पीछे से चिपकी है। श्याओ वांचिंग का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसकी हमेशा ठंड और काम रहने वाली आंखें, आज उन्हें मैंने शौक, कंफ्यूजन और एक अजीब सी बेबसी देखी। वो खुद भी नहीं जानती थी शायद। श्याओ जी, आइए आप, मैंने कहा, जैसे अभी अभी नोटिस किया। हाथ पोंछा, एप्रन उतारा, बिल्कुल कैजुअल। शैन यूचू ने मेरी पीठ के पीछे से छोटा सा सर निकाला। श्याओ वांचिंग को घूर के देखा, फिर धीरे से मुझसे पूछा, निंगी, ये कौन है? बहुत डरावनी लग रही है। कोई मांगने वाला है, मैंने मुस्कुरा के कहा। उसकी नाक दबाई। शैन यूचू हंसी रोक नहीं सका। श्याओ वांचिंग का चेहरा सफेद से नीला, नीले से लाल, एक सेकंड में 3 रंग। उसने मुट्ठी बांधी, नाखून हथेलियों में धंस गए। दांतों के बीच से बोला, निंगी, ज्यादा मत करो। ज्यादा? मैंने आईब्रो उठाई। श्याओ जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम्हें खुद कहा था हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। फिर अब खुद चली आई, मांगने नहीं तो और क्या। मैंने शैन यूचू का हाथ थामा। बाहर आए, एक टेबल पर बैठ गए। उसके सामने स्टीमिंग श्याओलॉन्ग बाओ रख दी। लो, ताजा बना के लाए हैं। फिर आराम से श्याओ वांचिंग की तरफ देखा, हाथ से इशारा किया, आओ बैठिए, बात करो। मेरा अंदाज बिल्कुल कैजुअल था, जैसे कोई खास बात ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बिजनेस ड्रामा नहीं, बस एक सीधा खुला दबाव, एक तरफ से दूसरी तरफ पर। श्याओ वांचिंग ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला, बैठ गई सामने। बैग से एक मोटी फाइल निकाली, मेरे सामने रखी। निंगजी, ये हमारे श्याओ ग्रुप का 5 साल का प्लान है और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भी। मैं चाहती हूं कि रुको। मैंने हाथ उठ के रोका। श्याओ जी, एक चीज भूल रही हो तुम। यहां तुम मुझसे मांग रही हो, मैं तुमसे नहीं। मैं पीछे झुक गया, बिल्कुल सीधा बोला, मुझे तुम्हारा प्लान नहीं सुनना। सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। मैंने शैन यूचू की तरफ इशारा किया, फिर अपनी तरफ। बताओ, हम दोनों साथ ठीक लगते हैं? श्याओ वांचिंग का बदन एक झटके से कांपा। उसने मुझे देखा, फिर शैन यूचू को, जो अभी भी चुपके चुपके शाओलोंग बाओ खा रही थी, बिल्कुल खुश, बिल्कुल बेफिक्र। श्याओ वांचिंग के होंठ हिला, लेकिन आवाज नहीं आई। ये सवाल एक खंजार की तरह सीधा उसकी तकब्बुर में घुस गया। सामने जो मंजर था, एक खूबसूरत, दौलत और ताकत से भरा मर्द जो अपनी मर्जी से एक सादी सी लड़की के लिए हाथ से खाना बना रहा है। और वो लड़की सस्ता कुर्ता पहने, सादा चेहरा, फिर भी एक ऐसी खुशी बिखराती है जो खरीदने से नहीं मिलती। दोनों साथ बैठे थे, एक पेंटिंग की तरह, सुकून की, प्यार की। और वो खुद, महंगी सूट, भारी फीले और एक माफी की दरख्वास्त, उसी इंसान से जो कभी उसकी नजर में कुछ नहीं था। कभी वो थी जो खड़ी होकर उससे डिसमिस करती थी, आज वो बैठ के उससे मनाने आई थी। इतनी बड़ी आयरनी, इतना बड़ा पछतावा। वो डूब रही थी उसमें। उसकी आंख की लौ बुझने लगी। वो मुश्किल से बोला, भारी आवाज में, जो उसकी अपनी नहीं लगती थी, तुम दोनों सच में ठीक लगते हो। मैं मुस्कुराया। लेकिन मुझे याद है, एक बार किसी ने कहा था कि मैं एक बेकार इंसान हूं, कीड़ा हूं, उसके लायक नहीं हूं। श्याओ वांचिंग के चेहरे का आखिरी रंग भी उड़ गया। वो जानती थी मैं उसके अपने अल्फाज वापस कर रहा हूं, एक एक लफ्ज। निंगी, उसने आंखें बंद की, जैसे पूरी ताकत लगा रही हो। मैं मानती हूं, उस वक्त मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगती हूं। लेकिन यह अलग बात है। श्याओ ग्रुप के लिए यह डील बहुत जरूरी है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूं। रिक्वेस्ट? मैंने टोका। श्याओ जी, किस हैसियत से? पहली मॉन्गेटर के तौर पर या हारी हुई के तौर पर? शेन यूचू पास बैठ के सब सुन रही थी, कुछ समझी, कुछ नहीं। लेकिन वो समझदार थी।
बीच में नहीं बोली, बस चुपके से मेरी कटोरी में एक श्याओलॉन्गबाओ रख दी और अपनी साफ आंखों से चुपके से मुझे सपोर्ट किया। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन श्याओ वानचिंग के लिए ये आखिरी टीका हुआ दरवाजा भी तोड़ दिया। उसने हमारे बीच की वो खामोश समझ देखी, वो गहरी आकाही इंटीमेसी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो सच्ची से जुड़े हों। ये चीज वो कभी नहीं पा सकती थी। उसने सोचा था बिजनेस की ताकत, कंपनी का नाम ऊंचा होता, यही सब कुछ है। लेकिन आज ऊपर खड़े होकर सब देखने के बाद भी दिल कितना खाली था। उसने पूरी दुनिया जीती, लेकिन वो एक इंसान हारा जो शायद उसकी जिंदगी गर्म कर सकता था। निंगी, उसकी आवाज में अब आंसू थे। प्लीज, मैं मानती हूं, माफी मांगती हूं, ठीक है, प्लीज। वो रो पड़ी। वही श्याओ वानचिंग जो हमेशा ऊपर होती थी, ठंड रहती थी, झुकती कभी नहीं, वो रो रही थी। आंसू उसके चेहरे पर गिरे, उसकी प्रपोजल फाइल पर गिरे, कागज पर एक भीगा सा दाग। मैंने देखा, अंदर कोई खुशी नहीं थी, कोई तसल्ली नहीं, बस खामोशी। पिछले जन्म में शायद ये आंसू मुझे पिघा देते, लेकिन अब नहीं। मैंने वो फाइल उठाई, बिना देखे पास वाले डस्टबिन में फेंक दी। खड़ा हुआ, ऊपर से देखा। श्याओ जी, एक बात बता के जाता हूं। मुझे एक डूबती हुई कंपनी खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं, खासकर जब उसकी मालिक तुम हो। फिर शैन यूचू का हाथ थामा, मुड़ के किचन में चला गया। पीछे श्याओ वानचिंग की दाबी हुई, टूटी हुई सिसकियां सुनाई दी। मैं जानता था आज से उसकी तकब्बुर का वो आसमान जमीन पर आ गया था, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। श्याओ वानचिंग हैरान हैरान चली गई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे भी ज्यादा घिन वाला इंसान दरवाजे पर आके खड़ा था। ली लान, मेरी अपनी मां। न जाने कहां से शैन यूचू की दुकान का पता लगाया, सीधा दरवाजे पर आ गई। 10 साल में वो बहुत बदल गई थी। झुर्रियां, सफेद बाल, सस्ती कपड़े, चेहरा मुराद और हिसाब से भरा। आसान पता चलता था श्याओ चियांग के साथ जिंदगी अच्छी नहीं रही। पहले ही अंदाजा था, पापा का पैसा था नहीं, जाओ चांग में जो मिला था उड़ाया, फिर जाओए में डूब गया, सब खत्म। इस बार तो उनके पास शुरू से कुछ था ही नहीं। उसने मुझे देखा और सीधा लपक के आई, जैसे 10 साल पहले वाला ड्रामा करने। मैंने साइड से हटके बचा लिया, वो हाथ पकड़ नहीं सका। श्याओ ये मेरा बेटा, मां ने तुझे ढूंढ लिया आखिर। फिर रोना शुरू, वहीं पुराना नाटक। काम हो तो बोलो, नहीं तो जाओ, मैंने ठंडा कहा। श्याओ ये तू मां से ऐसे बात करता है? हाँ मैं जानती हूं तू नाराज है, लेकिन मेरी भी मजबूरियां थे। मुझे और तेरे जाओ अंकल को बहुत तकलीफ उठाई है। उसने बिजनेस में धोखा खाया, कर्ज में डूब गए, अब तो खाना भी मुश्किल से मिलता है। तू इतना बड़ा हो गया, क्या मां को छोड़ देगा? आंसू पोंछती, सिसकियां भरती, घुटनों पर झुकने की तैयार, शैन यूचू दुकान से निकल के देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था। निंगी, ये कौन है? मैंने उससे अपने पीछे कर लिया। ये गंदगी उसे नहीं लगनी चाहिए। ली लान की नजर शैन यूचू पर पड़ी। मैं कौन नहीं हूं, मैं इसका असली मां हूं। और तू कौन है, लौंडी? मेरे बेटे को फंसाने आई है, पैसा हड़पना चाहती है। शैन यूचू का चेहरा सफेद पड़ गया, मेरा चेहरा बिल्कुल ठंड हो गया। एक एक लफ्ज निकाला, बर्फ जैसा। दोबारा कहा तो निकल जाओ। मैं नहीं निकलूंगा। निंगी, आज मुझे 1 करोड़ दे, नहीं तो 10 करोड़, वरना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। रोज आऊंगा, लोगों को बताऊंगा, तुझे कोर्ट में ले जाऊंगा। बेटे ने मां को छोड़ दिया। वो चिल्लाने लगी, रोना, नाटक, गालियां, सब एक साथ। उससे लगा मैं वही पुराना हुआ डरा हुआ बच्चा हूं। इज्जत का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। गलत सोचा। मैंने उसका वो शोर सुन के हल्की मुस्कान आई मुझे। अच्छा, मैंने कहा, तुम कोर्ट जाना चाहती हो? मैं खुद मौका दे रहा हूं। फोन निकाला। लाओ, दिल्ली के सबसे अच्छे लॉयर टीम को अभी कांटेक्ट करो, और कुछ बड़े मीडिया चैनल्स को भी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। टॉपिक, मैं और मेरी इस प्यारी मां के बीच जो हिसाब बाकी है वो सब दुनिया के सामने रख दूंगा। लीलान का नाटक एक पल के लिए रुका। तू तू हिम्मत नहीं करेगा? देख लेना। मैंने फोन उठाया। मैंने फोन उठा के ठंडा हंसा। लीलान, शायद तुम भूल गई, 10 साल पहले मैंने पैसा चुन के तुम्हें छोड़ा था। आज भी सुकून के लिए तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला सकता हूं। तमाशा करना पसंद है तुम्हें? मैं इससे बड़ा स्टेज दूंगा, खूब खेलना। मेरी नजर एक मुर्दे पर होती है, वो नजर दी उसे। लीलान कहां गई? एक एक पल में एहसास हुआ ये बेताब उसकी पकड़ में नहीं, ये कोई और ही इंसान है, ठंडा, सख्त, उससे कहीं ज्यादा। वो मेरी तरफ कुछ कहने के लिए हाथ उठाने लगी, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर सर झुका के भाग गई। दुनिया फिर से शांत हो गई। निंगी, शैन योचू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंखों में चिंता थी। वो सच में तेरी मां है? कभी थी, मैंने कहा। उल्टा उसका हाथ थामा, होंठों से लगाया।
अब नहीं, अब मेरी फैमिली सिर्फ तुम हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं पूछा, बस पांव के बल उठे और मुझे एक गहरी गहरी झप्पी दी। डर मत, अब मैं हूं। मैंने उससे थामा और महसूस किया पिछले जन्म की वो सारी अंधेरियां धीरे धीरे उसकी रोशनी में पिघल रही हैं। हाँ, वो है। बस इतना काफी है। मैंने सोचा था लीलान डरा के भाग गई तो अब चैन मिलेगा। मैंने उससे कम आंका। कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर आंधी आ गई। हेडलाइंस कुछ ऐसे थी, रहसामी करोड़पति निंगी आज का चैन शिमे, अमीर घर की दुल्हन थोड़ी बेचारा मां को छोड़ा, 100 करोड़ वाले का काला सच, अपनी मां का खून पिया अब रंडी के पल्ले पड़ा। मेरी बेटे को एक लूमड़ी ले गई, एक मां की दर्द भरी दास्तान। एक के बाद एक, आर्टिकल पे आर्टिकल। लीलान को बेचारी मां बनाया गया, मुझे एक एहसान फरामोश मां को तड़पाने वाला बेटा, और शैन यूचू घर तोड़ने वाली लौम दी। छुपके खींची गई हमारी फोटोज भी थी, किसी ढाबे में साथ खाना खाते हुए। इंटरनेट पर तूफान आ गया। लोग बिना सोचे कूदने लगे। मुझे गालियां, शैन योचू को गालियां। कुछ एक्सट्रीम लोगों ने शैन योचू की दुकान का पता निकाल लिया। दरवाजे पर रंग फींका, कचरा, गालियां। शैन योचू डर गई। काफी दिन दुकान बंद रही। वो मेरी बाह में छुप के रोटी रही। निंगी, मैं लौंडी नहीं हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जानता हूं, जानता हूं। डर मत, सब संभल लूंगा मैं। लेकिन अंदर, मेरे अंदर एक ऐसी आग भड़की जो पहले कभी नहीं भड़की थी। लीलान, जाओ चांग, तुमने मुझे छेड़ लिया होता तो मैं छोड़ देता, लेकिन तुमने मेरी सबसे प्यारे इंसान को हर्ट किया। अब नहीं छोड़ दूंगा। लाओ वू से जांच कराई। जल्द ही सब पता चला। पीछे लीलान और झोकवांग था। एक थिक के मार्केटिंग कंपनी से पैसा देकर फेक न्यूज फैलाई। सब रिहर्स ड्रामा। और एक और चेहरा भी था इसमें, शाओ वांगचिंग। सीधा इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन उसकी पीआर कंपनी ने इस पूरी वॉर में आग में घी डाला था। वाह, क्या जोड़ी बनाई तुमने। एक मेरी बेशरम मां, एक मेरी पछताई हुई एक्स मांगेटर। ठीक है, साथ खेले हो, साथ गिरो। मैंने ना तो स्टोरी हथवाई, ना ट्रेंड रोका। उन्हें ऊपर चढ़ने दिया, जितना चढ़ना था। जितना ऊपर जाओगे, उतना बुरा गिरोगे। 3 दिन बाद, जब इंटरनेट पर मेरी खिलाफ तूफान अपने पीक पर था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जगह दिल्ली का सबसे ऊंचा 7 स्टार होटल, सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल, बुलावा पूरे देश के 100 से ज्यादा बड़े मीडिया चैनल्स। लीलान को भी बुलवाया। वो शायद सोचा होगी मैं पैसा देकर माफी मांगने वाला हूं। चेहरे पर मुस्कान थी आते वक्त। सियाओ वांगचिंग भी आई, एक कोने में बैठ गई। देखने आई थी मैं कैसे संभालूंगा ये सब। मैं स्टेज पर आया, शैन योचू का हाथ थामे। वो थोड़ी घबरा रही थी, हथेलियां थोड़ी गीली थी। मैंने उसे एक स्माइल दी। लाइट्स, कैमरास, माइक्रोफोन्स। मैंने गला साफ किया और बोला, नमस्ते, मैं हूं निंग ही। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक चॉइस की कहानी। फिर मैंने सब कुछ सुनाया। 10 साल की उम्र, पापा की मौत, वसीयत, लीलान की धमकी और मेरा फैसला। बिल्कुल शांत आवाज में, कोई इमोशन नहीं, जैसे किसी और की कहानी हो। लेकिन पूरा हॉल संस्कार हो गया। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। रिपोर्टर्स के मुंह खुले के खुले रह गए। लीलान का चेहरा सफेद। वो उठने लगी, लेकिन मेरी सिक्योरिटी ने रोक लिया। सिर्फ बात नहीं, सबूत भी है। एक स्नैप और पीछे का बड़ा स्क्रीन रोशन हुआ। ऑडियो चली। जुबान संभल के, कुछ बोला तो मार दूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मेरा पैसा है। लीलान की आवाज बिल्कुल साफ, 10 साल पुरानी। जऊ चाचा के पास एक वॉइस रिकॉर्डर था, वो हमेशा साथ रखते थे। पापा की हिदायत थी, कुछ भी हो रिकॉर्ड करो। आज काम आया। हॉल में शोर मच गया, फ्लैशेस चारों तरफ। लीलान चिल्लाने लगी, ये झूठ है, फेक है। अच्छा, तो ये भी फेक है। स्क्रीन पे वीडियो चली। पापा के जाने के 1 महीने बाद लीलान और जाओ चियांग एक महंगा रेस्टोरेंट में, शराब के गिलास उठाए, हंसते हुए। वो तो बेवकूफ है, जरूर मुझे चुनेगा। मेरा बेटा हूं ना वो। जब 2 करोड़ मिलेंगे, दुनिया घूमेंगे। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। दोनों की हंसी एकदम साफ, एकदम डरावानी। ये फुटेज लाओ ने स्पेशल एक्सेस से उस रेस्टोरेंट की पुरानी सीसीटीवी से निकाली थी। हॉल में कोई बोल नहीं सकता था। लीलान पूरी तरह टूट गई, जमीन पर गिर गई, चीख की तरह। अभी भी और है, मैंने ठंडा कहा।
स्क्रीन पे और आया कर्ज के कागज, पापा की यादगारों को बेचने के रिकॉर्ड्स और पड़ोसी और जानने वालों की गवाहियां। कैसे मुझे बचा के तौर पर टॉर्चर्ड किया गया। एक एक चीज, एक एक सबूत। वो बेचारी मां का पूरा झूठ सच के सामने धूल बन गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पब्लिक ट्रायल बन गई, लीलान और जाओ चियांग के लिए। मैं पूरे वक्त एक ठंडा गवाह बना रहा। आखिर में स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट आ गया, मां बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान। मैंने माइक उठाया, आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। मैं, निंघी, आज बाकायदा ऐलान करता हूं, ली लान से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब से न जिंदगी में, न मौत में, न शादी में, न गम में कोई वास्ता नहीं। रुका, एक बार नजर घुमाई कोने में बैठे चाओ वांचिंग पर, और जो भी लोग या कंपनीज इस झूठी प्रोपेगेंडा में शामिल रहे, मेरी मां और मेरी होने वाली बीवी शैन यूचू के खिलाफ। मेरी लॉयर टीम उनका पूरा कानूनी हिसाब लेगी, जिसमें शाओ ग्रुप की पीआर कंपनी भी शामिल है। चाओ वांचिंग का बदन एक झटके से कांपा। उसने सर उठा के मेरी ठंड नजर पकड़ी, चेहरा बिल्कुल सफेद। वो समझ गई, मैंने उससे डायरेक्टली बोल दिया था ये जंग शुरू हो गई है, और वो ये भी जानती थी वो हार चुकी है पूरी तरह। वो रात हर मीडिया चैनल की हेडलाइन एक ही थी, एक ही कहानी, एक ही चेहरा, एक ही सच। पब्लिक ओपिनियन एक पल में पलटी गई। ली लैन और जाओ चियांग इंटरनेट के दुश्मन नंबर 1 बन गए। लोगों ने उन्हें ढूंढा, उन्हें कालियां दिन। और सिर्फ लोगों की नफरत नहीं, कानून भी आ गए उनके पीछे। धोखा, बच्चा पे जुल्म, झूठी एविडेंस, काफी था उन्हें कई साल अंदर रखने के लिए। सियाओ ग्रुप भी इस आग से बच्चा नहीं। एक रात में स्टॉक्स 30% गिर गए। सियाओ वांग किंग चारों तरफ भागती रही मदद मांगने, कोई नहीं आया। इस वक्त मुझसे दुश्मन मोल लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो पहली बार बिल्कुल अकेली थी। कुछ दिन बाद एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आई। सियाओ वांग किंग। आवाज में वो ठंडक नहीं थी, सिर्फ ठकां थी, खराश थी। निंगी, मैं हार गई। ये पहला जवाब दिया उसने। मैं तुमसे माफी मांगने नहीं कॉल की, बस एक सवाल पूछना था। अगर मैंने उस वक्त रिश्ता नहीं तोड़ा होता, क्या तुम... नहीं, मैंने बात खत्म होने से पहले ही काट दी। सियाओ वांग किंग, तुम कभी मेरे दुनिया में आई ही नहीं, और आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। तुमने जो देखा वो तुम्हारा अपना अंदाजा था। तुम्हें जो पसंद था वो सिर्फ तुम्हारी सोच थी। रुका, फिर सीधा बोला, मैं हमेशा से बस एक सादा इंसान रहना चाहता था, जो अपने चाहने वाले के लिए खाना बनाए, बस इतना। फोन पर खामोशी छा गई, लांबी। फिर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कुछ टूट गया हो अंदर। समझ गया। कॉल कट गई। मैं जानता था ये औरत दोबारा नहीं आएगी। शायद वो अपनी तरह से अपनी कंपनी वापस खड़ी करेगी, लेकिन उसकी दुनिया में खुशी का एक टुकड़ा हमेशा गुम रहेगा। मुझे उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी खुशी मैं पहले ही ढूंढ चुका था। मैंने फोन बंद किया, मुड़ के किचन में आया। शैन यूचू विनी द पू वाला एप्रन पहने, गाना गुनागुनाती एकदम अनजाने में आटा मुंह पर पोते हुए पकोड़े बना रही थी। हाँ, पकोड़े बनाने की कोशिश। मुझे देखकर एक बड़ी सी मुस्कान दी। है बड़े जमींदार, आ जाओ। आज तेरी रॉयल किचन की मैनेजर को 3 चीज वाले मोमोज चाहिए। जल्दी आओ, हाथ लगाओ। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। उसके प्यारे चेहरे पर गीली सूफे वो रोशनी पड़ी थी, गरम, सुंदर। मैंने आके पीछे से बाह में ले लिया, उसकी अट्टे भरी नाक पर एक चुम्मा लिया। जो हुक्म मेरी रानी साहिबा। दौलत, ताकत, बदला, इस पल ये सब कुछ नहीं था, बस ये लड़की थी, और मैं उससे पूरी जिंदगी खाना खिलाना चाहता था। पूरी जिंदगी उसकी हंसी देखना चाहता था। दोबारा जन्म लिया था। 2 करोड़ से अपना और पापा का हिसाब चुकाया, लेकिन जो असल में जीता वो थी ये दुनिया, उसकी दुनिया, जिसमें वो थी। दी एंड। सच बोलूं तो इस लड़के ने वो किया जो हम सब चाहते हैं। बुरी मां को बाय बाय, एक्स को गुड लक, और फिर एप्रन पहना और अपनी प्यारी के लिए खाना पकाया। गोल्स। बिल्कुल गोल्स। अब एक काम करो, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को थोड़ा प्यार दो। वो भी अकेला बैठा है, काफी ज्यादा अकेला। निंग यी की तरह 10 साल कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं, बस एक छोटा सा क्लिक चाहिए। और सब्सक्राइब, अरे भाई, ली लान भी मौका मिलने पर वापस आ जाती है, तो तुम तो सब्सक्राइब करके रह सकते हो। कमेंट्स में बताओ, तुम निंग यी की जगह होते तो क्या करते? पैसा लेते या मां को छूते? मैं जानता हूं तुम्हारा जवाब। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखो।